हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स विथ आरजे। मैं हूँ राजेश विश्वकर्मा और हम पढ़ रहे हैं मैथ। तो इसके पहले हमने मैथ में संख्या पद्धति के 2 क्लासेस को पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ज़्यादातर अक्सर, या फिर क्लास 6, 7, 8 से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जो हमेशा उन कक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और थोड़ी अच्छी भी होगी, तो आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। सबसे पहले हम अपने क्लास में संख्या पद्धति में पहले वाले प्रश्न को देखते हैं। हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। संख्या पद्धति में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, बोल रहा है कि 8,67,943। पहला वाला प्रश्न है कि 8,67,943 ये वाले प्रश्न में पूछा है। तो देखिए फ्रेंड, पहला वाला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि 8,67,943, ये 943 है। इसमें पूछ रहा है 7 का जो स्थानीय मान होगा, 7 का जो भी हमारा स्थानीय मान है और 7 का जो जातीय मान है, जिसे हमने आंकिक मान के तौर पे आपको पढ़ाया था, तो उसमें पूछा है कि 7 का जो आंकिक मान है यानी जातीय मान और 7 का जो स्थानीय मान है उनमें अंतर कितने का है। तो हमने आपको स्थानीय मान और जातीय मान दोनों के बारे में पढ़ाया था। जातीय मान को आंकिक मान भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अंतर कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 943 का, दूसरा है 7,936 का, तीसरा वाला है 6,993 का और चौथा वाला है ऑप्शन में कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है। तो देखिए संख्या दिया है 8,67,000 और 943। अगर हम इसमें देखना चाहें, अगर हम इस संख्या में देखना चाहें तो 7 का सबसे पहले अगर स्थानीय मान देखना चाहें तो स्थानीय मान आपको निकालना हमने सिखाया था। तो 7 का स्थानीय मान हम डायरेक्ट करेंगे, आप चाहे जिस तरीके से करेंगे। 1, 2, 3 जी अंक हैं तो हम पीछे क्या लगा देंगे, 3 जीरो। आप स्थानीय मान किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवे वाले स्थान पे है तो 1000 से गुणा करिए। हम डायरेक्ट करेंगे, पीछे गिन के जितने अंक है उतने जीरो लगा दिए हमने। और 7 का जो आंकिक मान है यानी जातीय मान जिसे बोलते हैं वो 7 होता है। तो अगर हम इन दोनों का अंतर देखना चाहें, अंतर का मतलब दोनों को घटाएंगे, अंतर का मतलब दोनों को घटाएंगे। 10 में से 7 जाएगा 3, अब यहाँ बचा है 9, यहाँ भी 9 बचा है और यहाँ बचा है 6, क्योंकि इसने हासिल दे दिया था। अब घटाना तो आपको आता ही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है 6,993। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 6,993 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे वाले प्रश्न पे। तो देखिए दूसरा वाला प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा वाला प्रश्न बोल रहा है कि 6,89,235 में 9 तथा 3 का स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो देखिए सवाल दिया है 6,89,235, इस वाली संख्या में बोल रहा है 9 तथा 3 के में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर। देखिए दूसरे वाले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। हमसे दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि जो 6,89,235 है, मान लीजिए इसमें कॉमा लगा दिया जाए, ऐसे करके, ऊपर भी कॉमा नहीं लगाए थे, लगा दिया जाए। तो हमसे ये पूछा गया है कि 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। अंतर मतलब दोनों का स्थानीय मान निकाल के घटाना है और जितना अंतर आएगा वही एक ऑप्शन में से हमारा कोई ना कोई होगा। तो देखिए इसमें अगर हम स्थानीय मान निकालना चाहें तो ये दिया है 6,89,000। इसमें अगर हम देखना चाहें सबसे पहले किसका पूछा है, 9 का और 3 का। तो 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9, 1, 2, 3 जीरो पीछे लग जाएगा। अगर 3 का स्थानीय मान निकालना चाहें तो 3 लिखा है, 3 के पीछे 1 अंक है, 1 जीरो लगा दिया। अब अंतर निकालना है तो घटा देंगे। इसको आप अलग अलग निकाल के घटाएंगे, टाइम लगेगा। इस तरीके से कर लेंगे तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ 10 में से 3 जाएगा, ये बचेगा 7, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, ये हो गया 8,970। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 8,970। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो देखिए हमने 2 प्रश्न कर लिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। तीसरे वाले प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। अगर तीसरे वाले प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो
थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप पढ़िए इसको। बोल रहा है कि यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, आपने पहले ही पढ़ लिया है, होती हैं, ये आपने पहले ही पढ़ लिया है। बोल रहा है a तथा b अगर दो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं हों कि यदि ab बराबर 0, ab बराबर 0 का मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पे अगर 0 आता है। ab बराबर 0 का मतलब क्या है कि अगर दोनों संख्याओं का अगर हम लोग गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है कि a बराबर 0 तथा b बराबर 0, यानी दोनों संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं हैं अगर उसमें पहले a तथा b दोनों 0 हैं तभी 0 आएगा, ये पहली कंडीशन बोल रहा है। देखिए पहली कंडीशन हमारा दे रहा है कि यदि a बराबर 0 तथा b बराबर 0, अगर a का मान 0 होगा और b का मान 0 होगा तभी 0 आएगा। तो पहली कंडीशन ये बोल रहा है। b वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, a बराबर 0 अथवा b बराबर 0, या तो a का मान हम 0 रख सकते हैं या तो b का मान 0 रख सकते हैं या फिर दोनों 0 रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है। तीसरा वाला बोल रहा है कि अगर a बराबर 0 हो तथा b नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि एक संख्या जो है वो 0 ले लिया जाए और दूसरी संख्या अगर 0 ना ले लिया जाए तब भी 0 आएगा। चौथा वाला ऑप्शन बोल रहा है कि b बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0, यानी जो a का मान है पहले वाले कंडीशन में हमसे बोला है कि यदि a का मान 0 ले लिया जाए तथा b का मान 0 ले लिया जाए तभी 0 आएगा। दूसरा वाला ऑप्शन बोल रहा है हमको कि a का मान अगर 0 ले लिया जाए अथवा b का मान 0 ले लिया जाए अथवा दोनों को ले लिया जाए तब 0 आएगा। कि दो वास्तविक संख्याएं हैं या ऐसी संख्याएं हैं कि a b बराबर 0। तो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है a बराबर 0 तथा b बराबर 0 ले लिया जाए तो a भी सही है तब भी 0 आएगा। हमको इसमें से जो ज़्यादा उचित, जो ज़्यादा सही वाला ऑप्शन है उसको चूज करना पड़ेगा। तो देखिए a बराबर 0 तथा b बराबर 0। दूसरे वाले ऑप्शन बोला a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 अथवा प्रत्येक 0। तो देखिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वाला ऑप्शन आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है कि अगर हम a का मान 0 ले लें या b का मान 0 ले लें या दोनों को 0 ले लें तब हमारी जो संख्या है वो जो वास्तविक संख्याएं हैं a b बराबर हमारा 0 हो सकता है। तब जो हमारी दो वास्तविक संख्याएं हैं a b बराबर 0, तो देखिए ऑप्शन नंबर b ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर a भी सही है लेकिन ज़्यादा संतुष्टि के साथ, ज़्यादा स्पष्ट तरीके से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो देखिए b वाला ऑप्शन ज़्यादा संतुष्टि के साथ दिख रहा है कि अगर a का मान 0 ले लिया जाए और b का मान 0 ले लिया जाए या फिर दोनों को 0 ले लिया जाए तब ये सही हो सकता है कि ऐसी वास्तविक संख्या है जो a b बराबर 0 हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं हम अपने अगले वाले प्रश्न में। और हमसे अगले वाले प्रश्न में पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है, चौथा वाला प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 और ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका 2 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3। तो देखिए हमसे पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हमने अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं दोनों के बारे में अध्ययन किया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोल रहा है तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने पहले से पढ़ लिया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 हो जाएगी, क्योंकि अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। इसके बारे में हमने पहले ही अध्ययन कर लिया था। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2। और इसी में 2 प्रश्न और बन सकते हैं। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या पूछेगा तब भी ये 2 हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तब ऑप्शन हमारा 3 हो जाता। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पे। तो देखिए अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमारे अगले वाले प्रश्न में पूछा गया है कि 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 110 और 120 के बीच जब हम चलते हैं तो हमारी केवल एक ही अभाज्य संख्या मिलती है जो है 113। देखिए 110 120 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी आएंगी। तो देखिए 111 आएगा, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120 आएगी। तो देखिए इसमें
बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा, विभाज्यता का नियम 3 का अगर पढ़ा होगा कि अगर सभी संख्याओं को जोड़ने पे जो सम आता है, जो योग आता है, अगर वो 3 से भाग देने पे कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो देखिए 1 2 3 ये संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो इन सब में केवल यही एक संख्या है 113 जो हमारी अभाज्य संख्या है, बाकी सारी जो संख्याएं हैं वो हमारी भाज्य। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 110 तथा 120 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की गिनती पूछा था तो कितनी संख्याएं हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे देखते हैं अगला वाला प्रश्न क्या पूछा है। अगला वाला प्रश्न में हमको पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो पहला वाला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है आपका 161। दूसरा वाला जो ऑप्शन बी वाला दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 221। सी वाला ऑप्शन जो दिया है आपका, सी वाले ऑप्शन में दिया है 373 और डी वाला ऑप्शन दिया है, डी वाला ऑप्शन दिया है 437। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में पहला ऑप्शन 161 दिया है, दूसरा वाला 221 दिया है, तीसरा वाला 373 दिया है, चौथा वाला 437 दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें से ये जो 373 लिखा हुआ है ये आपकी एक अभाज्य संख्या है, बाकी सारी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं, किसी न किसी से कट जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पे। तो देखते हैं अगला वाला प्रश्न हमारा क्या दिया है। अगला वाला प्रश्न हमसे पूछा गया है, देखिए अगला वाला प्रश्न थोड़ा और अच्छा है। प्रश्न में पूछा गया है कि भाग की एक प्रक्रिया में, पहले प्रश्न लिख देते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि भाग की एक प्रक्रिया में, देखिए अगले वाले प्रश्न में हमसे पूछा है, प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है और बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। पूछा गया है कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक 403 दिया हुआ है और भागफल जो है 403 दिया हुआ है, भाजक 100 दिया हुआ है और बोल रहा है शेषफल 58 बचता है, तो भाज्य कितना होगा। हमसे पूछा है भाज्य कितना होगा। तो देखिए भाग देने पे अगर भागफल 403 आता है और भाग देने वाला जिसे भाग देते हैं भाजक 100 है और शेषफल 58 बचता है, तो हमारा भाज्य कितना होगा। तो भाज्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाजक बोलते किसे हैं, भाजक बोलते किसे हैं, तो जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं और जिसमें हम भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं। और जो हमारा यहाँ पे बचता है वो भागफल बचता है और नीचे जो शेष बचता है उसे शेषफल बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं और भाज्य किसे कहते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सवाल 1 मिनट में हल हो जाएगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको भाजक बोलते हैं जिससे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं और भागफल यहाँ होता है और जो शेष बचता है वो शेषफल हो जाता है। देखिए छोटा सा उदाहरण लिए हैं, छोटा सा उदाहरण मतलब जैसे 2 से 5 में भाग दिए हैं तो 2 दूना 4 गया है, 1 बच गया है शेषफल, 1 हमारा शेष बच गया है। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, 2 ये हो जाएगा भाजक आपका, ये भागफल और ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो 2 दूना 4, 4 1 5 इसके बराबर आ गया। तो यहाँ भी देखिए भाज्य पूछा था तो भाज्य बराबर लिखेंगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाजक हमारा दिया हुआ था 100 और भागफल हमारा दिया था 403 प्लस शेषफल हमारा दिया था 58। इन दोनों को गुणा करना है। अब गुणा करना है तो आप 100 लिख के गुणा मत करिएगा, 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही आता है। 403 में 100 से गुणा करना है, पीछे वाले 2 जीरो छोड़ दीजिए, 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही आता है, तो हम वही लिख देते हैं 403 और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने जोड़ दिया। अब यहाँ 58 को जोड़ना है तो 58 यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। उत्तर आया है, जो हमारा आंसर आया है वो आया है 40,358। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए 40,358 ऑप्शन नंबर डी पे है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। 1 मिनट का भी सवाल नहीं था, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, कोई कठिन प्रश्न नहीं था, बस थोड़ा हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि कैसे निकलेगा। प्रश्न में हमसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि 48 को किस संख्या से, कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 48 में अगर
गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल यानी जो हमारा उत्तर आता है वो 173 और 240 को गुणा करने के बराबर होगा। यानी कहे ये रहा है कि 48 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि जो उत्तर आए वो हमारा वही उत्तर हमारा 173 और 240 को गुणा करने पे आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो देखिए हमको नहीं पता है कौन सी संख्या है, तो हम करेंगे क्या, मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है, मान लेते हैं संख्या x है। तो देखिए 48 और कौन सी संख्या, संख्या नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, x रख दीजिए, कुछ भी मान लीजिए, p मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए। तो बोल रहा है 48 में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि जो यहाँ पे गुणनफल आ जाए ये इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। यानी ये गुणा करने पे जो यहाँ उत्तर आए वो इन दोनों के गुणा करने पे जो उत्तर आए दोनों बराबर आने चाहिए। तो ये हो गया 173 और ये हो गया 240। प्रश्न में यही बोला गया था, ध्यान से प्रश्न को समझेंगे तो बोला है 48 में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि जो प्राप्त गुणनफल है, जो प्राप्त गुणनफल है वो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, तो इन दोनों को रख दिए। अब 48 यहाँ गुणा में है, गुणा से जब कोई चीज़ इधर से उधर जाती है, मान लीजिए दाएँ पक्ष में है बाएँ में जाएगी, तो गुणा में है तो भाग में जाएगी। तो देखिए ये x बराबर अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 173 गुणे 240 बटे में 48 आ जाएगा। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 12 से काट सकते हैं, तो 12 चौका 48, 12 दूना 24, 20 बार में कट गया। 4 से काटेंगे तो 5 बार में कट गया, 4 पंचे 20। तो 173 और 5 को गुणा कर देंगे, 5 3 15, 5 हासिल 1 और 5 7 35, 1 36 6 हासिल 3 और 5 एकम 5, 5 3 8, 865 आंसर आ गया। तो देखिए 865 हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न में। तो देखिए अगले वाले प्रश्न में बोला है कि 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं। अगले वाले प्रश्न में पूछा गया है, तो देखिए अगले वाले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दिया जाए कि जो प्राप्त संख्या है वो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी 13 से भाग देने पे पूरी तरह कट। इस प्रश्न का अगर हम कॉन्सेप्ट समझे तो इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो संख्या दी है वो 13 से भाग देने पे कटती नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या इसमें घटा दिया जाए, तो ये संख्या 13 से विभाजित हो जाती है। जब भी कभी हमें ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले संख्या में इससे भाग देंगे और जितना शेषफल बचेगा उसी को इस संख्या से घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए हमें दिया है 3428, इसमें अगर हम 13 से भाग देते हैं तो देखो 13 दूना 26, कितना बचेगा 8, नहीं 6 4, हाँ 8 बचेगा। ये 2 उतारे तो 13 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 छंग 78 हो गया, 78 2 80, 80 2 82 यानी 4 बच गया और ये 8 उतार लिया। तो 13 3 39, 13 चौक 52, 3 बार जाएगा, 39 और 1 40 8 48 यानी 9 बच गया। कितना शेष बच गया, 9 बच गया। अब देखिए इस संख्या में हम कितना घटा देंगे, 9 घटा देंगे तो ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको लगता है, देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसमें हमारा एक भी नहीं है। 8 4 22 35 चारों ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन क्या है इसमें, अच्छा ऑप्शन नंबर ई भी दिया है, ऑप्शन नंबर ई में दिया है इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई भी हमारा दिया था, ऑप्शन नंबर ई में दिया था इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये हमारा जो प्रश्न है वो सही है कि नहीं है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर 9 घटा दिया जाए तो 13 से विभाजित हो जाएगी, तो घटा के देख लेते हैं। अगर इसमें हम 9 घटा देंगे तो 3428 लिखा है, 3428 में अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 4, यहाँ 3। अगर इसको हम 13 से भाग देते हैं तो 13 से भाग दीजिए, 13 दूना 26, 8 शेष बच गया, यहाँ 1 उतरा, 13 छंग 78, 2 शेष बच गया, 3 शेष बच गया, 13 छंग 78, 3 शेष बच गया, 9 उतारे, 9 उतार लिया। अब 13 3 39,
ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब जो हमारा उत्तर आया था वो सही था और इसमें से कोई ऑप्शन नहीं था, चौथा ऑप्शन था और इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पे। तो देखिए अगला वाला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगले वाले प्रश्न में हमको क्या दिया गया है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। प्रश्न में पूछा है कि 4000 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, पूछ रहा है 4000 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दिया जाए कि जो शेष बची संख्या है वो 19 से पूरी तरह कट जाए। प्रश्न लिख दे रहे हैं कि 4000 में, होमवर्क वाला है, आप लोग होमवर्क में करके बताइएगा, हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। प्रश्न पे देखिए, प्रश्न में पूछा है कि 4000 में कौन सी छोटी संख्या घटा दिया जाए कि जो शेष बची जो संख्या है वो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके पहले भी हमने सेम ऐसा ही प्रश्न किया था, जस्ट ऐसा ही प्रश्न हमारे पास आया था। तो इस प्रश्न को आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में करके हमको नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि ऑप्शन कौन सा सही आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कितना ऑप्शन आएगा इसमें। ऑप्शन दिया है 20, 30, 40, 10। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको होमवर्क में दे दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पे। अगले वाले प्रश्न में बोला है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को 15 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। प्रश्न अच्छा पूछा गया है, पूछ रहा है किसी संख्या में। तो देखिए अगले वाले प्रश्न में हमसे पूछा है कि किसी संख्या को अगर 195 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 47 आ जाता है। क्या आ जाता है? 47 आ जाता है। अगर उसी संख्या को 15 से विभाजित करते हैं, 15 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया था। आपको बोला गया है कि 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। हमसे भागफल से कोई लेना देना नहीं है, भागफल से कोई लेना देना नहीं है। देखिए अगर हम किसी संख्या में 195 से भाग देते हैं, यहाँ पे कोई संख्या लिखी है उसमें 195 से भाग देते हैं तो शेषफल जो शेषफल बचता है यहाँ 47 बच जाता है। भागफल से हमसे कोई लेना देना नहीं है, शेषफल 47 बच जाता है। शेषफल 47 बच जाता है तो पूछ रहा है कि यहाँ जो संख्या है अगर उसी संख्या को हम 15 से भाग दें, पूछ रहा है कि यहाँ जो संख्या है उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग देते हैं, 195 से भाग देते हैं तो 47 बचता है, अगर 15 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझो। अभी तक हम जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अगर 195 से हमें मान लीजिए किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो यहाँ भागफल हमें नहीं दिया है, हमें नहीं पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। शेषफल हमको पता है, शेषफल हमको पता है तो यहाँ वाली संख्या हम निकाल सकते हैं। अगर इसको 1 या 0 मान लीजिए, छोड़ दिया जाए तो उसको छोड़ दिया जाए। हमको एक कॉन्सेप्ट ये पता है कि इन दोनों का गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं, यानी भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और शेषफल को जो होता है जोड़ देते हैं तो हमारा भाज्य आ जाता है। तो देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये दिया नहीं है, भागफल हमें नहीं दिया है तो गुणा हमें करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 195 और 47 इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ जो संख्या आएगी वो भाज्य निकल जाएगी। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 2 हासिल 1 और 9 1 10 4 14 4 हासिल 1 1 1 2 242। जो हमारी संख्या निकल के आई है वो 242 है। तो हम करेंगे क्या, 242 को अगर हम लोग 15 से भाग देते हैं, 242 को अगर 15 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 15 1 कम 15, बचेगा कितना, 15 5 20 और 4 9 और ये हो जाएगा तो 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 90, यानी 2 बच गया। कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसे प्रश्न दिया जाए तो आप करोगे क्या, जैसे 195 से विभाजित कर रहा है और 47 शेषफल बच रहा है तो इन दोनों का आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी जिससे पूछेगा, जैसे पूछ रहा था संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, तो 15 से भाग दे दीजिए और शेषफल आपका निकल जाएगा। 15 से उसी संख्या में इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसी में 15 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो एक और प्रश्न बचा हुआ है हमारा आखिरी, उसको हम आपको होमवर्क में दे दे रहे हैं। तो प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न में पूछा है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 है। प्रश्न में पूछा है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है,
उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये प्रश्न आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं संपन्न करते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हम ऐसे ही निरंतर प्रयास कर करके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे, अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे बेहतरीन प्रश्नों को ला के सॉल्व करवाते रहेंगे। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ऐसे लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जो अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।